वेलकम टू यूनिवर्स। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट CUET 2024 क्योंकि वही आपका नेक्स्ट एग्जाम जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बोर्ड्स एंड CUET। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता होता, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं बोर्ड्स क्या होते हैं, CUET। अब हम बोर्ड्स के लिए तैयारी करें या CUET के लिए तैयारी करें, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन, एग्ज़ाम टाइम कितनी देर का होता है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, दोनों के बीच में एक क्लियर कट डिफरेंस, कुछ मेन पर्टिकुलर पॉइंट्स जिसके बीच में जिसको हम देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिससे हम आइडिया पा सकते हैं कि इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस आखिर होता क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि बोर्ड्स एंड CUET के बीच में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट इज बोर्ड्स, जो कि है हमारा स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट्स कंडक्टेड बाय द एजुकेशन बोर्ड्स और अथॉरिटीज़। एजुकेशन बोर्ड्स क्या होते हैं हमारे, जो मेनली तीन टाइप के आपको पता है। CBSE होता है, एक तो CBSE होता है, ठीक है, ICSE होता है और स्टेट बोर्ड्स होते हैं, है ना, स्टेट बोर्ड्स होते हैं। तो ये हमारे मेन टाइप के बोर्ड्स हो गए। ठीक है, अथॉरिटीज़ एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर, जो कि आपका मार्च में होता है। ठीक है, आपने देखा है कि आप मार्च में फाइनल एग्जाम्स देते हैं। 10th के जो बोर्ड्स होते हैं वो जनरली मार्च के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, बल्कि 12th के जो बोर्ड्स होते हैं वो कुछ सब्जेक्ट्स अप्रैल तक भी जाते हैं। ठीक है, टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपके पूरे साल का असेसमेंट लिया जाता है, नॉट सच एज कॉलेज की जैसे सेमेस्टर वाइज उनका 6 मंथ्स का सेमेस्टर होता है और उसके बेसिस पे उनका एग्जाम होता है और मार्क्स होते हैं। बट स्कूल में क्या होता है, हमें पूरे साल का एक साथ असेसमेंट देना होता है हमारे फाइनल ईयर में। ऑल दो नई एजुकेशन पॉलिसी जो आ गई है, आपको अपडेटेड होंगे आप इस चीज़ से, या फिर नहीं है तो जाके मेरी वीडियो देखिए जो कि मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बनाई है। जितनी भी हमें अभी इंफॉर्मेशन थी उसे ध्यान में रखते हुए मैंने आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताए हैं। उसे यहाँ पे स्टेट करने का ये है मतलब कि नई एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें इससे रिलेटेड पॉइंट ये है कि जो आपको पूरे साल में साल के बाद जो ध्यान रखकर एग्ज़ाम देना होता था वो अब हटा दिया गया है। ठीक है, नई एजुकेशन पॉलिसी जो 10th के जो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे 2024 के, उनके लिए ये लागू होगा कि वो लोग 6 मंथ्स के बाद या फिर एक टाइम गैप होगा जिसमें 2 बारी एग्ज़ाम्स होंगे और आप किसी भी सब्जेक्ट को कभी भी चूज़ करके एग्ज़ाम देने का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको ओवर द ईयर एक साल का पूरा बर्डन उठाने की एक साथ ज़रूरत नहीं है, ये हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में भी बताया गया है। तो ये चीज़ तो अब हट रही है। ठीक है, गुड न्यूज़ फॉर यू। उसके बाद है CUET, ये है असेस ऑफ एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, जो आपके स्कूल के एग्जाम्स होते हैं उसमें जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, अब फिर जो 10th तक होते हैं वो तो आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसका जो बोर्ड का एग्जाम देना होता है आपको वो सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, बट इसमें क्या होता है सारे सब्जेक्ट्स ही देने पड़ते हैं। 12th में भी आपको जितने भी आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स, मान लीजिए साइंस डोमेन के हैं आप तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स या बायोलॉजी। ठीक है, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के देने पड़ते हैं। बट इसमें क्या है, आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब जिस कोर्स के लिए आप जाना चाहते हैं, जो चीज़ ऑप्ट करना चाहते हैं, जिसमें आप अपना डिग्री देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, वही सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ें नॉलेज एडमिशन के लिए आपका यहाँ पर होता है। तो उसी के लिए आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम देना होगा। ठीक है, समझ गए दोनों के बीच में डिफरेंस कि एग्जाम कैसे लिखना होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आपका एप्टीट्यूड जज होता है और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज जज होता है, और वहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसका ऑल ओवर जो ईयर आपने पढ़ा होता है उसका पूरा ही नॉलेज आपका असेस होता है। ठीक है, उसके बाद है CUET डिमांड्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा चीज़ नहीं है कवर करने के लिए, तो जो चीज़ है, जो चीज़ वो कवर करते हैं उसमें आप वो लोग डीपर लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो आपकी भी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग और नॉलेजेबल होनी चाहिए कि अगर वो कुछ फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको निकाल के दे रहे हैं वो लोग उसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए 3-4 कॉन्सेप्ट्स उन्होंने एक साथ रख दिए उस चीज़ के, तो आपकी बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को कैच कर लें और उसी में से उसका आंसर निकाल लें। ठीक है, तो इसलिए आपका सब्जेक्ट तो कम हो गया है इसमें, बट उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपका CUET मांगता है। ठीक है, एडिशनल नॉलेज एंड मोर कॉम्पिटिटिव अप्रोच। ठीक है, आपका 10th और 12th में क्या माइंडसेट होता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव अप्रोच से क्या समझ रहे हैं आप, आपका 10th और 12th में क्या माइंडसेट होता है कि जी हमारा भाई हाफ ईयरली आ गया, ठीक है, उसके बाद हमारा बोर्ड एग्जाम्स आ गया, फाइनल एग्जाम आ गया। ठीक है, आपको सिंपली पता है कि इतने
इतने मार्क्स में मेरा मतलब वो हो जाएगा, कट ऑफ जितना भी है 35-40 मार्क्स, ठीक है, 100 में से आपको इतने ही लाने हैं और आप पास हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर भी करने हैं तो फिर तब आप थोड़ा मतलब माइंड में रहता है, लेकिन आपका ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता है कि मतलब जैसे आपको इतने मार्क्स लाने हैं अदरवाइज आपको सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप 35 प्लस मार्क्स ला रहे हैं तब भी आप पास हो रहे हैं 100 में से, ठीक है, 33 या 35 प्लस। और अगर आप 70 मार्क्स ला रहे हैं आप तब भी पास हो रहे हैं, आप 90 ला रहे हैं तब भी पास हो रहे हैं, ठीक है। आपको 12th पास ही माना जाएगा जब आप इतने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। बट यहाँ पे जब आप CUET दे रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच रखनी होती है कि कितने मार्क्स पे कि पूरा डेटा एनालाइज करना होता है, लास्ट ईयर की कट ऑफ्स देखनी होती हैं कि कौन सा कॉलेज कितने मार्क्स पे कौन सा स्पेसिफिक कोर्स दे रहा है, ठीक है। आप जिस भी स्पेसिफिक कोर्स को टारगेट कर रहे हैं उसका देखिए कि कितना लास्ट टू लास्ट ईयर कितना कट ऑफ रहा है और उतना ही स्कोर करना होता है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि आप मान लीजिए कट ऑफ रहा है किसी भी सब्जेक्ट का, मान लीजिए 185 या 190 मार्क्स रहा है, ठीक है, और कई बार तो ऐसे केसेस भी होते हैं कि इतना कट ऑफ मतलब मान लीजिए आपने लास्ट ईयर का कट ऑफ देखा 185 मार्क्स किसी सब्जेक्ट के लिए और यू हैव स्कोर्ड 186, ठीक है, आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया, बट फिर भी सीट्स नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो 200 से 186 के बीच में बच्चे फॉल कर रहे होते हैं ना, वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सीट्स उतने ही हैं, मान लीजिए 50 सीट्स हैं, ठीक है, और 100 बच्चों ने 186 के बीच में स्कोर करा है। अब आपका कट ऑफ तो क्लियर हो गया लेकिन आपको सीट नहीं मिलती है, ठीक है। तो आपको हमेशा एम करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें, बाउंड्री लाइन पे ना लाए करें, क्योंकि उससे आपके चांसेस कम हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के, ठीक है। तो ये एक बहुत ही टोटली डिफरेंट अप्रोच है जो आपको CUET के लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और ये एक स्कूल लेवल एग्जाम है, ठीक है, जो बोर्ड्स है आपका। तो आपको माइंडसेट भी अपना प्रिपेयर करना होता है। जनरली बच्चे 10th के बाद ही स्टार्ट कर देते हैं कि उन्हें कौन सा कोर्स चाहिए, दे नो इन देयर माइंड, उसी हिसाब से वो लोग स्ट्रीम चूज करते हैं। और फिर से मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे बीच में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि स्ट्रीम्स जो हम लोग जनरली देखते हुए आए हैं कि साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का जो हमारा स्पेसिफिक स्ट्रीम अभी तक चलता हुआ आ रहा है वो भी अब डिस्टर्ब होने वाला है, ठीक है। आप लोग अपने मर्जी से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस चूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपना एडमिशन ले सकते हैं उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट्स में। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या क्राइटेरिया मांग रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए DU में आप अप्लाई कर रहे हैं तो दे वांट कि 12th में जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वही सब्जेक्ट्स आप लोग उसमें लिखेंगे, ठीक है। जो आपका CUET का एग्जाम होता है उसमें डोमेन सब्जेक्ट्स आप चूज करते हैं, जनरल टेस्ट होता है और एक लैंग्वेज टेस्ट होता है, ठीक है। तो डोमेन सब्जेक्ट्स जब आप चूज करेंगे तो आपके वही होने चाहिए जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। ये हो गया DU के लिए। बट BHU ऐसा नहीं करता। BHU वॉन्ट्स कि अगर आपको मान लीजिए सोशियोलॉजी में अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो आप उसी सब्जेक्ट में लिखेंगे अपना पेपर, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आप साइंस से हैं या फिर आपने 12th क्लास में साइंस लिया था या कॉमर्स लिया था। अगर आपको सोशियोलॉजी का पेपर लेना है तो फिर आपको उसी का नॉलेज लेना पड़ेगा जो भी आपका 12th में है, साइकोलॉजी है, जो भी बुक्स है NCERT की या जो भी उनका कोर्स है वो रीड करके, वो अच्छी तरह स्टडी करके और उसी में देना पड़ेगा। बल्कि DU में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको ऐसी ही वीडियोस से मिलती हैं, ठीक है। आप देखते रहिए। मैं फिर से कहती हूँ कि अनअवेयरनेस जो होता है ना वो बहुत ही बड़ा फैक्टर प्ले करता है हमारे सिलेक्शन में और सिलेक्शन नहीं होने में, ठीक है। आपको एक ब्रॉड पिक्चर होगी आपके सामने, कैसा एनवायरनमेंट होता है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होता है ये पता करने से, तो फिर आप उससे हुक्ड रहेंगे कि हाँ भाई मेरे को, आपके माइंड में एक बेंचमार्क रहेगा कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ चेज करनी है, ठीक है। तो आप उसे अपने दिमाग में रखेंगे ना तो आप उसे ही चेज करने के पीछे भागेंगे। मैं कह रही हूँ 100 नहीं तो आप कम से कम 98 तक तो चेज करेंगे, उसे 96% तक चेज करेंगे। बट हाँ, आप 80 पे जो थे वो आप इंक्रीज करके अपना इतना वैल्यू बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल गया इससे। उसके बाद हम लोग कुछ मेन क्राइटेरियाज देख लेते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है इससे मेन आपको डिफरेंस पता चल जाएगा जो कि बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जिसको लेके। फर्स्ट है एग्जाम ड्यूरेशन। एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर फॉर 1 सब्जेक्ट होता है। ये हमारा यहाँ पर बोर्ड्स के लिए है, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो, बोर्ड्स के लिए है ये, और ये CUET के लिए है, ठीक है, CUET के लिए।
तो फर्स्ट है एग्जाम ड्यूरेशन, ठीक है, उसमें होता है 3 आवर्स फॉर वन सब्जेक्ट, 3 घंटे होते हैं, आप एक सब्जेक्ट का पेपर लिखते हैं, ठीक है। बल्कि इसमें 2 to 3 आवर्स होता है डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। आपको पता है आपका जनरल टेस्ट होता है, आपका लैंग्वेज होता है, आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है, तो जो भी आपका होता है उसके हिसाब से पेपर के हिसाब से 45 मिनट्स 60 मिनट्स ऐसे होता है, ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से आपको 2-3 आवर्स होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस जो होते हैं उसके हिसाब से आपको टाइम दिया जाता है, टाइम अलॉट किया जाता है। उसके बाद है एग्जाम मोड, ठीक है। एग्जाम मोड, अब आप हमेशा जो अपने स्कूल के पेपर्स होते हैं वो सब्जेक्टिव ऑफलाइन पेपर मोड में लिखते हैं, ठीक है। पेन एंड पेपर मोड भी कहते हैं उसे, ऑफलाइन में लिखते हैं, शीट्स प्रोवाइड करते हैं आपको लोग, ठीक है, टीचर्स, और फिर आप उसमें अपने आंसर्स लिखते हैं क्वेश्चन पेपर में से देख के। बल्कि आपके पास एग्जाम मोड यहाँ पे ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे बोलते हैं CBT, ठीक है। और आप ऑनलाइन मोड में इसमें वो करते हैं। इसमें एक फ़ायदा क्या होता है कि आपका जब तक एग्ज़ाम ड्यूरेशन चल रहा होता है तब तक आप अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन का आंसर B लगा दिया, ठीक है, बट आपको रिकॉल हुआ कि इसका आंसर शायद C हो सकता है या A हो सकता है, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ये एक फ़ायदा होता है इसमें। और इसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन पेपर इसमें हो गया CUET में, और बोर्ड्स में क्या हो गया आपका ऑफलाइन पेपर हो गया जिसमें आप आंसर्स लिखते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, इसमें दोनों आते हैं। ऑब्जेक्टिव आपको पता है आपके MCQs को कहते हो आप, ठीक है, और सब्जेक्टिव होते हैं जो आप बड़े लॉन्ग आंसर्स लिखते हैं, ठीक है, 4 मार्क्स 5 मार्क्स 10 मार्क्स ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बट इसमें ओनली MCQs ही आता है, ठीक है। आपको सब्जेक्टिव लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कंप्यूटर में नहीं बोलेगा कि आप इस क्वेश्चन का लॉन्ग पैराग्राफ टाइप करके लिखिए, ठीक है। आपको एक बेसिक नॉलेज बनानी है अपनी CUET के लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट नॉलेज बनानी है, ठीक है। अब बोर्ड्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कई बार क्रैमिंग करते हैं, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू रिप्रेजेंट आवर आंसर इन अ वेरी गुड वे, सो दैट टीचर व्हेन इट रीड्स द एग्जाम का आंसर, तो हमारा वो अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। उस आंसर को रीड करके हमें पता, टीचर को पता चल जाना चाहिए, येस दैट वी हैव अ कैपेबिलिटी टू रिप्रेजेंट अवर आंसर बिकॉज वी हैव अ डीप नॉलेज, ठीक है। बट इसमें CUET में आपको कॉन्सेप्ट लगाना होता है, आपको एक कॉन्सेप्ट होता है जो उसके बेस पे ही क्वेश्चन आता है, और आपको वो एग्जैक्ट चीज़ पता होनी चाहिए, तभी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेज। लैंग्वेज है आपका रीजनल लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश, ठीक है। जो भी आपके स्टेट बोर्ड्स होते हैं वो कई रीजनल लैंग्वेजेस में भी आपके पेपर्स करवाते हैं, जिन बच्चों को मतलब ज़्यादा सुविधा होती है उनके रीजनल लैंग्वेज में पेपर लिखने के लिए। बल्कि यहाँ पे आपको 13 लैंग्वेजेस का चूज़ करने के लिए ऑप्शन मिलता है, ठीक है, इंग्लिश प्लस रीजनल। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, जैसे भी कंफर्टेबल हो, आप अपना बस आंसर लिखिए, ठीक है, सही, और CUET दीजिए और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, ठीक है। उसके बाद है चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स में क्या है, लिमिटेड टू अ फ्यू सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन स्ट्रीम्स। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपके साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ मेन स्ट्रीम्स होते हैं अभी, ऑल्दो ये डिस्टर्ब होने वाला है, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, फॉर द सेशन ऑफ 2024 जो 10th क्लास पास करके आ रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए, ठीक है। उसके बाद है बेस्ड ऑन द कोर्स अप्लाइड फॉर, ठीक है, जो भी कोर्स आपने अप्लाई करा है, चाहे वो BSc है, चाहे वो क्या कहते हैं BCom है, BCom ऑनर्स है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के लिए आप कर रहे हैं, हिस्ट्री के लिए कर रहे हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी है वो आपके स्पेसिफिक कोर्स जो भी आप चूज़ करेंगे उस पर बेस्ड रहेगा और आप उसके हिसाब से इसे चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम क्या होता है, 3, 4, 5 डेज, जितना भी आपका सब्जेक्ट्स होता है उतना 3 आवर का एग्जाम आप लिखते हैं सेम डे पे, ठीक है, और एग्जाम देकर आ जाते हैं जो भी डेट को होता है आपका, ठीक है। अब इसमें वो काउंट मत करना जो बीच में तुम्हारे 2 एग्जाम्स के बीच में गैप होता है, ठीक है, उसे हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ वही काउंट कर रहे हैं जो आपका सब्जेक्ट्स जिन डेज पे होता है जिसका एग्ज़ाम, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 1 डे होता है, 1 डे में 3 शिफ्ट्स होती हैं, ठीक है, 3 शिफ्ट्स अकॉर्डिंग टू योर पेपर आपको अलॉटेड होता है टाइम, उसमें आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर उसी अलॉटेड टाइम पे
अपने एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना होता है, ठीक है, और तब आपको अपना एग्ज़ाम लिखना होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद मार्किंग स्कीम है लास्ट, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं कि भाई नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है या ज़ीरो होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट ये तो वेरीज करता है बोर्ड टू बोर्ड, ठीक है। जो भी आप बोर्ड में हैं वो उस हिसाब से टीचर आपको आपके आंसर के अकॉर्डिंग देता है मार्क्स, ठीक है। अब ये नहीं कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने सिर्फ 1 पेज लिख दिया या हाफ पेज लिख दिया तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। हमें लेंथ भी देखना होता है और हमें क्वालिटी भी देखनी होती है आंसर की, तो उसी हिसाब से आपको एग्जामिनर आंसर्स के मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। बल्कि यहाँ पे कंप्यूटराइज चेकिंग होती है, ठीक है। +5 फॉर करेक्ट मार्क्स होते हैं और -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो अगर आप सही करेंगे तो आपको +5 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप गलत करेंगे तो आपका 5 मार्क्स तो वही कट गया, ठीक है। आपने गलत कर दिया क्योंकि आंसर, और उसका पेनल्टी भी लगता है -1, तो आपके 6 मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी आंसर के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है आपका क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते वक्त, तो आप प्लीज़ उसे अटेम्प्ट मत कीजिए अनलेस एंड अनटिल यू वांट टू टेक अ चांस और यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू से कि हाँ भाई ये वाला आंसर मेरा सही हो सकता है, ठीक है। तो आप ये मार्किंग स्कीम में ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत सारे पेपर अटेम्प्ट कर देते हैं इस चक्कर में। ऑल्दो हमें ये देखना है कि कुछ स्पेसिफाइड मतलब क्वेश्चंस ऑफ वो होता है जिसमें हमें 35 या 45 स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं उसमें मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों के सारे डाउट्स थोड़े से इससे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको और कुछ भी जानना है कि भाई CUET के बारे में और डिटेल में, या फिर कोई और स्पेसिफिक वीडियो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं उसको ज़रूर बनाऊंगी आपका डाउट क्लियर करने के लिए। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या डाउट्स हैं, ठीक है। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू।